Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 12 के बच्चों ने मुझसे कहा, हम लोग पार्ट ए बिजनेस स्टडीज़ का कर रहे थे, तो बच्चों ने स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि मैम पार्ट बी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट करा दीजिए। तो ठीक है, जो स्टूडेंट्स कहेंगे हम उन्हीं के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आई हैव डिसाइडेड कि पार्ट बी का पहले हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट करेंगे और उसके बाद फिर अगेन वी विल कंटिन्यू विद पार्ट ए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने से पहले जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सी ये चैप्टर दो वर्ड से बना हुआ है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है ये तो हम लोग चैप्टर 1 में पहले ही पार्ट ए के चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जिसने पार्ट ए का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स मैनेजर मैनेजमेंट में क्या करता है कि दूसरों से काम करवाता है। मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज द वर्क, टू मेक अदर पीपल वर्क in such a way so that goal of the organization can be achieved effectively and efficiently. मैनेजमेंट में मैनेजर दूसरों से, सबॉर्डिनेट से या लोअर लेवल मैनेजमेंट से ऐसे काम करवाता है कि जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। तो फाइनेंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंस मीन्स आपको मनी को मैनेज करना है। जो बिजनेस में मनी आपने एक्वायर किया है, आपको कहीं से मिला है, आपने अर्न किया है, उसको मैनेज करना है। तो फाइनेंस मीन्स पैसे को किस तरह से मैनेज करें, पैसे को, मनी को किस तरह से मैनेज करें कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। मतलब हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा रिटर्न हमको मिले। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट भी मनी से होता है, बिजनेस एंड भी पैसे से होता है। तो पैसे को इस तरह से मैनेज करो जिससे हमें हमारे बिजनेस को अच्छा रिटर्न मिले। कहाँ से पैसा अरेंज करना है, कितना पैसा अरेंज करना है, कितना फिक्स्ड एसेट में लगाना है, कितना करेंट एसेट में लगाना है। अगर कंपनी है तो कितने हमें शेयर सेल करने हैं, उन शेयर्स पे कितना डिविडेंड देना है। आपने क्लास 11 में शेयर्स पढ़े थे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में से एक स्मॉल पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देती है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट का हमें शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड में देना है और कितना डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना है। ये सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। ये सारे डिसीजन किस डिपार्टमेंट में लिए जाते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट में लिए जाते हैं। तो बिजनेस को बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करने होते हैं। बिजनेस को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो अब इस चैप्टर में हमें सारे डिसीजंस तो नहीं पढ़ने हैं। इस चैप्टर में हमें 3 तरह के डिसीजंस पढ़ने हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक आपका डिविडेंड डिसीजन और एक आपका फाइनेंस डिसीजन। तो हमने अभी क्या पढ़ा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह से वर्कर्स वर्क करेंगे कि गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होता है। लेकिन यहाँ हमें क्या चीज़ मैनेज करनी है? यहाँ हमें मनी को मैनेज करना है। फाइनेंस मीन्स द मनी शुड बी इन्वेस्टेड। क्या मैनेज करना है कि मनी को कहाँ से अरेंज करें और उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें कि हमको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। हम करंट एसेट में उसे इन्वेस्ट करें कि हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करें। हम मनी को कहाँ से लें? बोरोड फंड से लें कि ओन फंड से अरेंज करें कि हमें और जो मनी हमने अरेंज किया उसका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह से करें कि मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो ये सारे डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेने होते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना है
और उसका रोल पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव टू स्टडी 3 टाइप ऑफ डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंस डिसीजन। इसके अलावा हमें फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़नी है और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ना है। पूरे सिलेबस में आपका एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वो इसी चैप्टर से आता है। वो हम किस में पढ़ेंगे? जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का पार्ट। तो what is given in the definition? What is financial management? See, financial management, it refers to the efficient acquisition of finance, efficient utilization of finance and efficient distribution and disposal of surplus for smooth working of company. देखो इसमें 3 चीज दी हुई हैं। इट रिफर्स टू, सबसे पहली चीज क्या दी है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और दूसरी चीज क्या दी हुई है? एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटिंग, पहली चीज दी हुई है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, सेकेंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, और थर्ड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा मनी फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? इट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि हम मनी को कहां से एक्वायर करेंगे। एक्विजिशन मीन्स अरेंजमेंट, अरेंज फ्रॉम वेयर द कंपनी इज गोइंग टू अरेंज द मनी, फ्रॉम वेयर द कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर द मनी। एक्विजिशन मतलब कि कौन सी, किस मेथड से कंपनी मनी को एक्वायर करेगा। देखो कंपनी 2 तरह से मनी को एक्वायर करता है। एक्विजिशन 2 तरीके से हो सकता है, आइदर बाय इक्विटी और बाय डेप्थ। डेप्थ का क्या मतलब होता है? उधार। और इक्विटी क्या? अपना ओन फंड। हु आर ओनर्स ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो हम मनी कहां से एक्वायर कर सकते हैं? या तो अपना पैसा लगाएं या तो हम लोन लें। मनी 2 फॉर्म में एक्वायर हो सकता है, आइदर थ्रू ओन फंड और थ्रू बोरोड फंड। तो जो ओन फंड है उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? लास्ट ईयर क्लास 11th में आपने पढ़ा था। ओन फंड में हमारा इक्विटी शेयर्स आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स आ जाता है और रिटेन्ड अर्निंग आ जाता है। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स आर सोल्ड टू जनरल पब्लिक। अब कंपनी क्या करती है? अपने कैपिटल को, स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल को सेल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जब हम अपनी कोई चीज को सेल कर रहे हैं, उसके बदले जो हमें पैसा मिल रहा है तो हमारा ही तो पैसा हुआ। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से थोड़ा पार्ट प्रॉफिट का अपने पास रखती है, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है थोड़ा सा पार्ट अपने पास रखती है और बाकी वो शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वो जो रिटेन्ड अर्निंग में अमाउंट सेव करके रखती है, तो कंपनी को जब आगे ग्रोथ की या एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है तो उस टाइम वो उस अकाउंट से पैसा निकाल के यूज़ करती है। जैसे उसे कहीं बाहर से लोन ना लेना पड़े, उसके पास अपने पास ही इतना पैसा है कि वो उसी से बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो इसको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या पढ़ना है कि कंपनी कहाँ से मनी एक्वायर करती है, बिजनेस कहाँ से मनी एक्वायर करेगा, फाइनेंस कहाँ से एक्वायर करेगा, आइदर थ्रू ओनर्स फंड और थ्रू बोरोड फंड। ओनर्स फंड में इक्विटी हो गया आपका और बोरोड फंड में डेब्ट। डेब्ट मीन्स लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स। ठीक है। नाउ सेकेंड लाइन, ये तो क्लियर हो गया। इट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, कि क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा, कहां से एक्वायर करेगी मनी। सेकेंड, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि कहां इन्वेस्ट करेगी मनी को। यूटिलाइजेशन मतलब कि कहाँ इन्वेस्ट करेगी मनी को, कैसे पैसा लगाए कि मैक्सिमम रिटर्न मिले, कैसे पैसा वो लगाए, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे कि उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले।
तो कहाँ यूटिलाइज करेगी? आइदर ऑन फिक्स्ड एसेट और ऑन वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकती है? या तो फिक्स्ड एसेट में या फिर वर्किंग कैपिटल में। और कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी? वहां पे जहां से इसे मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। और थर्ड पॉइंट क्या हो गया डेफिनेशन का? एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। अब जो कंपनी ने जब पैसा लगाया, कहीं पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, तो जब उसको रिटर्न मिला, उस पैसे का जब रिटर्न आ गया, जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, तब कंपनी उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कैसे डिस्पोज करेगी? सरप्लस मींस एक्स्ट्रा मनी, प्रॉफिट। तो जो कंपनी ने अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया, फिर जब उसे इन रिटर्न मनी मिला, प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी? कंपनी यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू सेव, कि कितना पैसा उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना पैसा उसे सेव करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। और सेव करना अभी हमने बताया रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, कि भाई रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट एक सीक्रेट अकाउंट है जिसके बारे में शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वगैरह को नहीं पता है। उसमें पैसा सेव करो। और वो कंपनी अगर कोई कंपनी डेवलपिंग स्टेज पे है, अब अगर पूरी तरह से नहीं बनी है, उसे अपने बिजनेस में एक्सपेंशन की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी? ज़्यादा पैसा रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में रखेगी और कम पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। क्यों? क्योंकि भाई उसने पहले से ही कई लोन ले रखे हैं, तो अगर उसको और बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो अगर वो लोन मांगेगी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो तो पहले यही कहेंगे कि पहले वाला लोन पटाओ। और मान लो उसने ज़्यादा लोन नहीं भी लिए हैं, तो अगर वो कहीं से लोन लेगी तो उसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इस इंटरेस्ट से अपने आप को बचाने के लिए कंपनी क्या कर सकती है? रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट ओपन कर सकती है, उसमें प्रॉफिट का कुछ पार्ट कलेक्ट करती रहती है, और जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है तो उसी अकाउंट से पैसा निकाल के खर्च करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग में कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कितना पैसा ओन फंड में, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कितना पैसा सेव करना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। हम कहाँ से फाइनेंस एक्वायर करेंगे? या तो हम ओन फंड से एक्वायर करेंगे या फिर हम बोरोड फंड से करेंगे। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन मतलब हम कहाँ उस फाइनेंस को इन्वेस्ट करेंगे जो हमने एक्वायर किया है, हमेशा वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ हमें रिटर्न ज़्यादा मिले। अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है तो हमें 100 रुपये से ज़्यादा रिटर्न मिले, उससे कम ना मिले। और एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी। अब ये जो पैसा हमें प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट अर्न किया है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये डिसाइड करेंगे कि कितना अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग और कितना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि आपको 3 तरीके के डिसीजंस इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 3 तरीके के डिसीजन पढ़ने हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंस डिसीजन और एक डिविडेंड डिसीजन। ठीक है। और इनमें से कोई एक ना कोई एक तो एग्जाम में पक्का आएगा। तो एक्विजिशन, पैसा कहाँ से एक्वायर करें, ये कौन सा डिसीजन होता है? ये फाइनेंस डिसीजन होता है, जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक्विजिशन मतलब पैसा कहाँ से एक्वायर करना है, फाइनेंस कहाँ से एक्वायर करना है, तो ये किस में आता है? फाइनेंस डिसीजन में। यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन मतलब कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसा हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिंग, कहाँ पैसा हम कितना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या इन रिटेन्ड अर्निंग रखें, तो ये कौन सा डिसीजन हो जाएगा? डिविडेंड डिसीजन। तो हमें कौन से 3 डिसीजन पढ़ने हैं एक्विजिशन में? फाइनेंस डिसीजन, यूटिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिस्ट्रीब्यूशन
आपका डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजंस हम लोग को पढ़ने हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन के बाद रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, हमने आपको पहले ही बताया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है कि फाइनेंस को, जो हमारा फाइनेंस है, हम उसको किस तरह से डायरेक्टली और किस तरह से यूज़ करते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इफेक्ट करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल है कि सही डिसीजन ले कि पैसे को किस तरह से आपको एक्वायर करना है, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेन रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है? फर्स्ट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट का मतलब है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसे डिसाइड करना पड़ता है कि जो फिक्स्ड एसेट है उसमें कितना मनी इन्वेस्ट करना है, फिक्स्ड एसेट में कितना मनी इन्वेस्ट करना है। अगर एक लार्ज स्केल कंपनी है और उसके पास बहुत सारा कैपिटल है तो वो ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है। या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसे ज़्यादा पैसा फिक्स्ड एसेट में खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे तो मशीनरी वगैरह खरीदनी पड़ेगी। तो मशीनरी में ही तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो ज़्यादा अमाउंट फिक्स्ड एसेट में खर्च होगा। अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री है तो कम खर्च होगा। अगर बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्री है तो फिक्स्ड एसेट में ज़्यादा खर्च कर सकती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो कम खर्च करेगी। सेकेंड, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट। अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट, इसमें क्या डिसीजन लिया जाता है कि एक क्वांटम ऑफ करेंट एसेट डिसाइड कर लिया जाता है। क्वांटम ऑफ करेंट एसेट मींस एक अमाउंट ऑफ करेंट एसेट डिसाइड किया जाता है और फिर उसको डिवाइड किया जाता है कि इतना % कैश रखेंगे, इतना % हम इन्वेंट्री रखेंगे, इतना % हम आपका बिल्स रिसीवेबल में डालेंगे। तो अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट में क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक क्वांटम, एक लिमिट ऑफ करेंट एसेट डिसाइड करता है और फिर जो लिमिट डिसाइड की है उसको डिवाइड करता है कि कितना कैश हमारे पास रहेगा, कितना बिल रिसीवेबल रहेगा, कितना इन्वेंट्री रहेगा एंड सो ऑन। थर्ड है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कितना अमाउंट हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और कितना शॉर्ट टर्म में करना है। अगर कोई कंपनी है जो वो पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन फॉलो करता है, पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन मीन्स एसेट, फिक्स्ड एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, फिक्स्ड एसेट यू कैन से, और एनी एसेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। कौन से ऐसे एसेट होते हैं जो कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं? जो आपके शेयर्स हुए, शेयर्स आप मार्केट में सेल करेंगे तो आपको इन रिटर्न कैश इन हैंड मिलेगा। तो वो कंपनी जो लिक्विडेशन की पॉलिसी फॉलो करती है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है कि भाई अगर प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर पा रही है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो वो अपने एसेट्स को सेल करके लिक्विड कैश यूज कर सकती है। और वो कंपनी जो लिक्विडेशन फॉलो नहीं करती, पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन फॉलो नहीं करती, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करेगी। फोर्थ वन इज फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। फोर्थ फंक्शन या फोर्थ रोल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है कि डिसाइड करती है, फिक्स करती है कि जो हमारा कैपिटल है, देखो हमारा कैपिटल किन चीज से बनता है, टोटल कैपिटल में आपका डेब्ट भी रहता है और इक्विटी भी रहता है, मींस ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों रहता है। तो वो डिसाइड करती है कि हमें कितना लोन लेना है, कितना डेब्ट होना चाहिए हमारे कैपिटल में और कितना ओनर्स फंड, कितना इक्विटी होना चाहिए। ठीक है। नाउ फिफ्थ इज ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सी जनरली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज आपको रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता चलता है कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है, कितना डेप्रीसिएशन है और कितना एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है। उसके बेसिस पे ये डिसाइड करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने के बाद डिसाइड करती है कि भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो हमें अब खर्चा कम करना है। ठीक है, तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल एंड ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Now the next heading is objective of financial management. What is the main objective of financial management? Main objective is to maximize the wealth of equity shareholder. देखो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को करने के लिए। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना है वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। हु आर इक्विटी शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कौन है? ओनर है कंपनी के। तो देखो जो मालिक है कंपनी का, वो सबसे पहले क्या करेगा कि जितने भी खर्चे हैं उनको निपटाएगा। ये एक रूल है कह सकते हो, या एक ये पॉलिसी है कि इक्विटी शेयर होल्डर मीन्स ओनर ऑफ द कंपनी पहले सबको पैसा बांट देंगे और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो पैसा उनको मिलेगा। अब प्रॉफिट अर्न किया, ओनर ऑफ द कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, 100 रुपये प्रॉफिट अर्न किया सपोज, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? जो खर्चे हैं डे टू डे रिक्वायरमेंट वो मीट करेगा, जो वेजेस देने हैं वो मीट करेगा, जो रॉ मटेरियल परचेज करना है वो मीट करेगा, सारे खर्चे मीट करेगा। उसके बाद जो लोन का इंटरेस्ट देना है वो देगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगा। सबको पैसा बांट दिया। अगर पैसा खत्म हो गया, उसी में 100 रुपये खत्म हो गया, तो ओनर मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले सारे खर्चों को मीट करे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करे, पहले बैंक का इंटरेस्ट या लोन का इंटरेस्ट पे करे, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है, इक्विटी शेयर होल्डर का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो अगर इक्विटी शेयर होल्डर को भी मिल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि सब लोग को पेमेंट कर दिया, उसके बाद मनी में से हिस्सा मिल रहा है, मतलब कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट में रन कर रहा है। तो what is the foremost objective of any business? The most important object is to maximize the wealth of equity shareholder. अगर इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है मतलब बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है। और इसके अलावा उसको और कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं? यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, मतलब आपके पास इतनी लिक्विडिटी रहनी, इतना लिक्विड कैश रहना चाहिए। लिक्विड कैश मतलब शेयर्स एंड ऑल रहने चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़े आप तुरंत उसको सेल करो और आपको कैश इन हैंड मिल जाए। मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट, मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट का मतलब हुआ कि जो भी क्रेडिटर्स से कमिटमेंट किया है उसको फुलफिल करो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन मीन्स प्रॉपर जगह मनी को इन्वेस्ट करो जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? द 3 डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा।
जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइबर्स भी बढ़वाइए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। इसको समझने के बाद एक बार बुक में चैप्टर को ज़रूर रीड कर लीजिएगा। बाय।